नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में संसाधन एवं विकास यानी कि सीबीएसई क्लास 10 भूगोल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो दोस्तों पाठ नंबर 1 है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, उस पाठ का बहुवैकल्पिक प्रश्न आपको बताऊंगा और उनका आंसर भी बताऊंगा। दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखना। देखिए दोस्तों, शुरुआत करने जा रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 1, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? नंबर 1 गहन खेती, नंबर 2 वनोन्मूलन, नंबर 3 अधिक सिंचाई, नंबर 4 अति पशुचारण। तो दोस्तों उनका सही आंसर क्या है? नंबर 3 अधिक सिंचाई, यानी कि तीसरा वाला आंसर सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो कौन सी दोस्तों? लेटराइट मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा। तो दोस्तों कौन सी है? वो है जलोढ़ मृदा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रांत में से सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान या उत्तरांचल प्रदेश? दोस्तों कहाँ की जाती है? उत्तरांचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है 4 है वो सही आंसर है। ठीक है। अगला सवाल, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? नंबर 1 जम्मू और कश्मीर, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 झारखंड। दोस्तों कहाँ पे पाई जाती हैं? तो नंबर 2 गुजरात में, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन जो सही है गुजरात। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है? ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 इंजीनियरिंग, 2 वन, 3 प्रौद्योगिकी, नंबर 4 मशीनें। तो सही आंसर है नंबर 2 वन, यानी कि दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वो सही आंसर है वन। सवाल नंबर 6, ये शब्द किसने कहे वो आपको बताना है। तो कौन शब्द है? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। तो वो किसने किए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो किसने किए हैं? महात्मा गांधी ने, यानी कि नंबर 4 जो ऑप्शन है महात्मा गांधी वो सही आंसर है। अगला सवाल, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, उसे हम क्या कहलाते हैं? नवीनीकरणीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन या फिर चक्रीय संसाधन? उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम कहते हैं संभाव्य संसाधन, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। अगला सवाल, कौन से राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? दोस्तों उनका सही आंसर क्या है? दोस्तों उनका सही आंसर देखिए आपके सामने है, कौन सा है? केरल, यानी कि पहला वाला आंसर है केरल, वो सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भूमि, भवन, जल या खनिज? तो सही आंसर क्या है? भवन, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है भवन वो सही आंसर है। अगला सवाल, इसमें से कौन सा एक संसाधन नवीनीकरणीय संसाधन है? खनिज तेल, कोयला, गैस, ज्वारीय ऊर्जा? तो दोस्तों उनका सही आंसर है ज्वारीय ऊर्जा, यानी कि चौथा नंबर का जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। अब दोस्तों हम देखने जा रहे हैं अति लघु उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि आपको जो परीक्षा में 1 अंक वाले प्रश्न हैं वो प्रश्न हम देखेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ? तो देखिए उत्तर है जलोढ़ मृदा। ठीक है, और उसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो किस प्रकार हुआ है? तो इसका निर्माण दियो द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। दूसरा सवाल, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और
मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है, इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो दोस्तों महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में काली मृदा पाई जाती है और इसका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा तथा आग्नेय शैलोक के द्वारा हुआ है। सवाल नंबर 3, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में से किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारक लिखना है आपको। तो दोस्तों उनका आंसर क्या है, तो वह है उच्चावच, जनकशैल, जलवायु, वनस्पति, सस्तर शैलेय, ह्यूमस और समय, वो उनके आंसर हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं में से किन्हीं दो के नाम लिखना है आपको। तो उनका दोस्तों क्या है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। यानी कि 6 हमने लिखी है। आपके सामने 2 पूछिए, लेकिन हमने आपको आपके सामने 6 रखी है। सवाल नंबर 5, वन मृदा की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। तो देखिए उनका सही आंसर क्या है। पहली, नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढलानों में पर इनका गठन मोटे कणों द्वारा होता है। दूसरा, हिमालय के हिम क्षेत्रों में अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। सवाल नंबर 7, मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। तो उनका सही आंसर क्या है, वो कैसी होती है। तो नंबर 1, रंग लाल और भूरा होता है। दूसरा, रेतीली और लवणीय होती है। तीसरी, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। सवाल नंबर 7 देखिए क्या है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था। 92 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए उनका आंसर, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। अगला सवाल, एजेंडा 21 क्या है। तो एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। सवाल नंबर 9, किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहां सोपानी कृषि यानी कि सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो उनका आंसर क्या है, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। सवाल नंबर 10 देखिए क्या सवाल है, ऐसी 2 मानवीय क्रियाएं लिखे जिनके द्वारा भूमि का निर्मीकरण होता है। तो उत्तर क्या है, नंबर 1, अति पशुचारण, नंबर 2, वनोन्मूलन, नंबर 3, खनन, नंबर 4, अत्यधिक बहुमजल का निष्कासन। अब देखिए दोस्तों लघु दीर्घ क्या सवाल है, लघु दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न यानी कि 3 से 5 अंक वाले प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, 3 से 5 वाले अंक, उस प्रश्नों के हम देखते हैं। देखिए उनमें पहला वाला क्वेश्चन क्या है, भारत में भूमि निर्मीकरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी किन्हीं 4 मानवीय क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर क्या है, नंबर 1, वन कटाई, नंबर 2, खेती करने के गलत तरीके, नंबर 3, खनन, नंबर 4, अति पशुचारण, नंबर 5, अधिक सिंचाई। सवाल नंबर 2, खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो उत्तर क्या है, ये दोस्तों देखिए बांगर और एक खादर, तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए नंबर 1, प्राचीन जलोढ़ है और एक नए जलोढ़ है। दूसरा, कंकड़ तथा कैल्शियम कार्बोनेट है वो, और वो है अधिक बारीक व रेतीली है। नंबर 3, बार बार नवीनीकरण नहीं होता है और उसमें बार बार नवीनीकरण होता है। नंबर 4, नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है और ये नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। सवाल नंबर 3, संलग्न रेखा चित्र का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो देखिए क्या है, नंबर 1, किसी भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग आता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वो आंसर आता है मैदान। दूसरा, पर्वतों का कोई एक लाभ बताइए। तो वह पर्वत भारत की कुछ निरंतर बहने वाली नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। नंबर 3, भारत के भूभाग में खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो पठारी भाग में। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 4 क्या सवाल है,
काली मृदा की विशेषताएं आपको बताना है। तो देखिए क्या विशेषता है, तो देखिए काली मृदा की विशेषता है, आंसर है कपास उगाने के लिए आदर्श मृदा है, रेगड़ मृदा भी कहते हैं उसको, चिकनी मिट्टी से बनती हैं और फास्फोरिक तत्व प्रायः कम मिलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 क्या है, उन प्रमुख कारणों का वर्णन करो जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए उनका आंसर क्या है, मृदा निर्माण में धरातल, पैतृक शैल, जलवायु, वनस्पति तथा समय और अन्य जीव प्रमुख कारक है। सवाल नंबर 2, तापमान में परिवर्तन, जल, पवन तथा हिम नदी का कार्य। सवाल नंबर 3, रासायनिक और जैविक परिवर्तन होता है इसमें। नंबर 4, मृदा में जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। सवाल नंबर 6, संसाधन नियोजन में प्रयुक्त उपायों का वर्णन करें। तो उत्तर देखिए, देश में संसाधनों की पहचान करना। दूसरा, सर्वेक्षण मानचित्र बनाना। नंबर 3, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और मापना। नंबर 4, एक नियोजित ढांचा तैयार करना। नंबर 5, संसाधन विकास योजना का राष्ट्रीय विकास योजना से मिलान कराना। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 7, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में करें, प्रत्येक का मुख्य लक्षण आपको बताना है। तो देखिए कौन सा है, नंबर 1 है निजी संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 8 क्या है, मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, 4 विधियों बताइए। तो उत्तर है समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई करना, पहाड़ों पर सीढ़ी बनाकर, पट्टीदार कृषि, आश्रय पेटी, इस प्रकार। सवाल नंबर 9, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में विवरण कीजिए। तो कौन सी पाई जाती है, उत्तर देखिए दोस्तों, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय व वनीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। सवाल नंबर 10 क्या है सवाल, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधनों का नियोजन में क्यों आवश्यक है वो आपको बताना है। तो देखिए उनका दोस्तों आंसर, नंबर 1 पॉइंट, देश में मृदा संसाधनों का पता लगाना, भंडार की मात्रा ज्ञात करना तथा उनका कुशल उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना ही संसाधन नियोजन है। दूसरा पॉइंट उसमें संसाधन सीमित हैं, इसलिए इसका प्रयोग उचित ढंग से किया जाए ताकि भविष्य के लिए बचाया जा सके। ब, वितरण असमान है, इसलिए देश का समान विकास करने के लिए सभी संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए सवाल नंबर 11, संसाधनों के अति उपभोग से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है। तो देखिए उत्तर क्या है, नंबर 1 संसाधनों का ह्रास, दूसरा संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में, एक साधन संपन्न दूसरा संसाधन ही वर्ग। नंबर 3 वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण का होना। अब सवाल नंबर 12, खादर और बंगर में क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों अंतर क्या है, तो ये है खादर, वही है बंगर। तो खादर में नवीन जलोढ़, ये है प्राचीन जलोढ़, अधिक बारीक व रेतीली, वो कंकड़ तथा कैल्शियम कार्बोनेट है। नंबर 3 बार बार नवीकरण होते हैं, बार बार नवीकरण नहीं होते हैं। नदी के पास डेल्टा तक बाढ़ आती है, नदी से दूर ऊंचे स्तर पर निर्मित मैदानों में पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 13, पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी आपको लिखना है। तो उनका उत्तर देखिए क्या है, नंबर 1 जून 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित किया था। दूसरा 100 से, आंसर है नंबर 1 जून 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित किया था। दूसरा 100 से अधिक देशों में राष्ट्र अध्यक्षों में भाग लिया था। नंबर तीसरा विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आयोजित है वो। चौथा नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पर हस्ताक्षर में है। नंबर 5 भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 15, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, विभिन्न उपायों लिखिए। तो नंबर 1 है नदियों पर बांध बनाकर उनके बहाव को कम करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगाकर,
पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारों पर पेड़ लगाकर। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 15, शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है सुशद्र बोया गया क्षेत्र। तो देखिए पहले देखिए, तो नंबर 1, कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी है। दूसरा, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। तीसरा, गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर। अब देखिए, कुल बोया गया क्षेत्र, तो वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोना। दूसरा, कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक। तीसरा, गणना वर्ष में एक से अधिक फसलों के बोए जाने के आधार पर। अब देखिए सवाल नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो देखिए उनका उत्तर क्या है। नंबर 1, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई। दूसरा नंबर 1974 में सुबेसर ने पुस्तक स्माइल इट ब्यूटीफुल में गांधी के दर्शन की पुनरावृत्ति की। तीसरा, 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी सम्मेलन 1992 में उन्होंने दिया, 92 में द्वारा किया। अब सवाल नंबर 17, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। उत्तर लिखिए। तो देखिए उत्तर, नंबर 1, संसाधन नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीकी और कौशल है। दूसरा, संसाधन समिति तथा उनका वितरण असमान है। तीसरा, विवेकपूर्ण उपयोग के नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 4, संसाधन नियोजन की आवश्यकता इस प्रकार सीमित मात्रा में उपलब्ध हो और विकरणीय है। अब देखिए सवाल नंबर 18, स्वामी भक्त के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। उत्तर है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो वो है नंबर 1 देखिए, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्ति के स्वामित्व में। नंबर 2, बाग, चारागाह, तालाब और कुआं आदि। दूसरा बी, वो ये था। अब बी देखिए, सामुदायिक संसाधन, तो समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध हो। गांव की पशुचारण भूमि श्मशान भूमि या तालाब में है। नगरीय क्षेत्रों में पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान वहाँ पर होते हैं। अब देखिए दोस्तों सी, तो वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, तो तकनीकी रूप से सभी संसाधन राष्ट्रीय हैं। राष्ट्रीय सरकार को अधिकार की वह राष्ट्र हित में व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण करती है। तीसरा, खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन तथा अन्य जीवन राजनैतिक सीमाओं के भीतर संपूर्ण भूमि है। चौथा, 2 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय हैं। अब देखिए डी, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन द्वारा नियम बनाना। तट रेखा से 200 किलोमीटर से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जाता है। सवाल नंबर 19, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, स्पष्ट करना है आपको। तो देखिए नंबर 1, शैल मृदा के लिए उचित सामग्री मिलना। दूसरा, जलवायु लंबी अवधि में शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों तथा कणों में बदलना। तीसरा, पेड़ पौधे जड़ें शैलों में घुसकर उन्हें तोड़ फोड़ देती है। नंबर 4, अतिचारण पशुओं द्वारा निरंतर चराई से शैलों में परिवर्तन यानी कि संभव करता है। नंबर 5, वर्षा का जल शैलों के छिद्रों में घुसकर तोड़फोड़ का कार्य करता है। लंबे समय तक इन कारकों के क्रियाशील रहने से शैलों में टूटने की क्रिया चलती रहती है, धीरे धीरे मृदा का निर्माण होता है इस प्रकार। अब देखिए सवाल नंबर 20, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करो तथा उनका वितरण भारत के मानचित्र में दर्शाइए। उत्तर, तो नंबर देखिए, जलोढ़ मृदा, तो संपूर्ण उत्तरी मैदान में फैलाव है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित हुआ है। रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात हैं। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूँ आदि फसलों के उपयोग है वो। काली मृदा, तो रंग काला तथा दूसरा नाम रेगड़ मृदा है। कपास तथा मूंगफली की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में वो पाई जाती है। अब देखिए, और कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे तत्वों से वो परिपूर्ण है। अब देखिए सवाल नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, लाल और
पीली मृदा, तो लोहे आयरन के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पर पीला भी है। अब आगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। लेटराइट मृदा नंबर 4, तो देखिए उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वो विकसित हैं। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है वो। ह्यूमस की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा होती है और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी विस्तार में वो पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, और काजू की फसल के लिए वो उपयुक्त है। नंबर 5, मरुस्थलीय मृदा वो किस प्रकार होती है, तो रंग उसका लाल और भूरा होता है, रेतीली तथा लवणीय होती है, शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक है उसमें, ह्यूमस और नमी की मात्रा भी कम है, उच्च सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। और देखिए अब नंबर 6, वन मृदा, तो पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव उसमें आता है। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार होती है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में मृदा का अधिक अपरदन होता है। इन मृदाओं का वितरण भारत में रेखामान चित्र में दर्शाया गया है, इसका अवलोकन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे सारे क्वेश्चन और उनका आंसर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, आपके दोस्तों में शेयर करना है। और लास्ट में दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना आपको भूलना नहीं है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।